हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था धातु एवं अधातु के बारे में। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा था धातुओं का शुद्धिकरण, शोधन, परिशोधन। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब इस चैप्टर का एक अंतिम टॉपिक बाकी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सोने की। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सोना है, ये सोना पिघलाने के लिए एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज भी कहते हैं, इस एक्वारेजिया या अम्लराज का उपयोग किया जाता है। अभी क्या है अम्लराज? तो भाई HCl और HNO3, इन दोनों को मिलाते हैं 3:1 में। याद है कैसे रखोगे? तो HCl 3 है ना, तो ये 3:1, 3:1 में, मतलब 3 ढक्कन HCl लोगे तो 1 ढक्कन HNO3 लोगे। ये मिलाने पर एक्वारेजिया बनता है जो आपके सोने को पिघला सकता है। अब आपका ये जो सोना है, शुद्ध सोना, ये होता है आपका 24 कैरेट। कैरेट क्या है? तो भाई सोने की शुद्धता मापने की इकाई है ना, रोना नहीं सोना। कैरेट क्या है? तो भाई आपके सोने की शुद्धता मापने की इकाई। शुद्ध सोना जो होता है आपका 24 कैरेट होता है। कितना होता है बेटा? 24 कैरेट। ठीक है, लेकिन ये शुद्ध सोना इतना लचीला होता है ना कि इससे ऑर्नामेंट्स बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए इसमें अन्य धातुएं मिला के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो हमारा जो आभूषण होते हैं वो 22 कैरेट या 18 कैरेट में बनते हैं। अब ये जो 18 कैरेट वाला भाग है ना, इसमें 75% आपका सोना होता है, और बचा हुआ जो भाग होता है वो अदर एलिमेंट्स का होता है। बेसिकली कॉपर और सिल्वर का यूज करते हैं। अगर 22 कैरेट की बात करें, मेनली हम 22 कैरेट के गोल्ड बनाते हैं, 22 कैरेट का गोल्ड खरीदते हैं, आभूषण बनाते हैं, है ना। इसमें 22 भाग जो है, इसमें 22 भाग आपका सोना होता है, 22 भाग सोना होता है, और बचा हुआ 2 भाग अलग अलग धातुएं होती हैं। आजकल क्रोमियम का भी उपयोग किया जाता है ताकि इसकी क्या हो सके, चमक बढ़ सके। तो ये बेसिक बातें। अब बात करते हैं संक्षारण की। अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब बात करेंगे बेटा संक्षारण। तो बेटा आपकी ये जो धातु है ना, ये वायु में उपस्थित नमी, आर्द्रता, एसिड, इन सब से रिएक्ट कर लेती है, और इन सब से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक परत जमा लेती है, और उसी परत की वजह से आपकी धातुएं खराब हो जाती हैं, और इसी को कहते हैं संक्षारण। तो भाई धातु जो है, धातु वायु में उपस्थित, धातु वायु में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता, गैस इत्यादि से क्रिया कर अपने ऊपर एक परत जमा लेती है, जिससे धातु खराब हो जाती है। इसे संक्षारण कहते हैं। क्लियर? चलिए, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? तो बेटा एग्जाम्पल है जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे आपका आयरन है ना,
अब इस लोहे की जान के दो दुश्मन है, कौन है? एक पानी, दूसरा ऑक्सीजन। पानी और ऑक्सीजन जैसे ही देखते कि लोहा खड़ा है जाके उस पर अटैक कर लेते हैं। तो जैसे ही आयरन है तो पानी, वायु में आपका पानी है और ऑक्सीजन, ये दोनों इस पे अटैक करते हैं और इसको खराब कर देते हैं और इस पे भूरे रंग की परत जमा लेते हैं और यही है आपका लोहे पर जंग लगना। अब इस जंग का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, तो भाई आयरन के साथ वाटर और ऑक्सीजन जुड़ा है तो Fe2O3.XH2। ये XH2O का मतलब है कि कितने भी पानी के अणु हो सकते हैं, 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु। Fe2O3 आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। आई होप क्लियर है। सिमिलरली आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो जो आपकी कॉपर की वस्तुएं होती है ना, तांबे की वस्तुएं होती है, वो समय के साथ साथ हरी हो जाती है। तो तांबे का हरा होना भी संक्षारण का उदाहरण है। तो भाई दूसरा क्या है आपका? तांबे का हरा होना। तांबे का हरा होना ये भी आपका संक्षारण का ही उदाहरण है। ठीक है, तांबे का हरा होना क्यों होता है भाई? कॉपर बड़ा है। कॉपर की लाइफ के दो दुश्मन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कॉपर से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी मात्रा में कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, वेरी लेस, बहुत कम मात्रा में। इसलिए हम बेसिकली बोलते हैं कि कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण तांबा हरा ही दिखाई देता है। लेकिन सही बात क्या है कि कॉपर कार्बोनेट के साथ साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होता है। अगला उदाहरण क्या है भाई संक्षारण का? तो भाई चांदी का काला होना। चांदी का काला होना, आपने देखा होगा कि चांदी बड़े बड़े काली हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि चांदी जो है वो वायुमंडल की सल्फर से रिएक्शन करती है। किससे? सल्फर से। और वायु में ऊपर से सल्फर से रिएक्ट करके ये चांदी जो है वो अपने ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत जमा लेती है। तो तांबे का हरा रंग किसकी वजह से हो रहा है? बेसिकली कॉपर कार्बोनेट। थोड़ा सा इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड भी मिला होता है, लेकिन मेनली कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण। चांदी काले रंग की क्यों होती है? चांदी पर सिल्वर पर सल्फर रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, इसी की वजह से चांदी काली होती है। क्लियर? तो ये रहा तुम्हारा संक्षारण। अब इस संक्षारण से बच कैसे सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? आखिर इस संक्षारण से हम बच कैसे सकते हैं? चलिए आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए संक्षारण से बचने के उपाय। तो बेटा आपको पता होगा, है ना, कि भाई ये जो आयरन है, इस आयरन का दुश्मन कौन है? ऑक्सीजन और वाटर। अगर इस ऑक्सीजन और वाटर को आयरन दिखेगा ही नहीं तो वो आयरन को खराब करेंगे ही नहीं ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस आयरन पे परत चढ़ा देते हैं, यशद लेपन करके। यशद बेटा जिंक को हिंदी में बोलते हैं। बेसिकली हम आयरन पे जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक की परत चढ़ाने से होता क्या है कि भाई ये जो जिंक है अब वो आयरन के ऊपर चढ़ चुका है। ऑक्सीजन और वाटर आए, उन्होंने देखा या तो जिंक ही भाई आयरन है ही नहीं, भाग जाओ, तो कॉपर पर जंग नहीं लगता है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, यशद लेपन का करते हैं। दूसरा हम पेंट चढ़ा दें, जिंक की जगह हम कोई पेंट चढ़ा दें। आपने देखा होगा आपके घरों में गर्मियों में
कूलर आते हैं वो लोहे के आते हैं। आजकल तो प्लास्टिक के कूलरों का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन पहले किसके कूलर आते थे? लोहे के कूलर आते थे। तो क्या करते थे, जब लोहे के कूलरों का यूज हो जाता था तो घर वाले क्या करते थे, उस पर अच्छे से कलर करके फिर रखते थे। क्यों? ताकि पेंट चढ़ गया तो भाई आपका जो संक्षारण है, जंग है, वो नहीं। तीसरा हम करते हैं मिश्र धातु। अब ये क्या है? तो मिश्र धातु क्या होता है, पहले ये समझते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। डेफिनेशन लिखो फिर समझाती हूँ मतलब क्या है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण आपका मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। इसका मतलब क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? मिश्रण का मतलब तो सभी को पता है, मिलाना। समांगी मिश्रण का मतलब ये कि हमने इस तरह से मिलाया कि हमें पता ही नहीं चला कि दो अलग अलग धातु है। जैसे आप ये समझो, सिक्का, सिक्के को देख के बता सकते हो क्या सिक्के में जो है कॉपर का यूज भी होता है और अलग धातुएं भी होती है। या स्टील, आपके घरों में स्टील के बर्तन होते हैं, उस स्टील के बर्तन को आप देख के बता सकते हो क्या कि उसमें आयरन है, निकल है या क्रोमियम है? नहीं बता सकते। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। तो जब हम मिश्र धातु बनाते हैं उससे भी आपका क्या होता है? संक्षारण से बचते हैं। अभी मिश्र धातु हमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जैसे पीतल। जब हम कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तब आपकी पीतल बनती है। पीतल एक मिश्र धातु है। कांसा, कॉपर के साथ तुमने एसएन यानी 3 बनाया, मिलाया, तब क्या बना? कांसा बना। स्टेनलेस स्टील बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्टेनलेस स्टील बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आयरन, निकल और क्रोमियम याद कैसे रखोगे? फेनिकर। स्टेनलेस स्टील क्या है? फेनिकर। फे यानी एफी आयरन, नी यानी निकल, कर यानी क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो फेनिकर। ये तुम्हारे 3 मिश्र धातु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और है, क्या है वो? बबल गम। बबल गम नहीं है बेटा, अमलगम। बबल गम नहीं, अमलगम। ये क्या है? पारे की मिश्र धातु। अमलगम क्या है? पारे की मिश्र धातु। पारे को किसी और अन्य धातु के साथ मिला के जब हम बनाते हैं मिश्र धातु, इसे कहा जाता है अमलगम। जैसे तुमने मान लो पारे के साथ जिंक मिला दिया, पारे के साथ कोई और धातु मिला दी, तो अमलगम क्या है? पारे की मिश्र धातु है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अमलगम है क्या? मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? अमलगम की। ये संक्षारण से बचने के उपाय है। एक और चीज यहाँ पे आती है, तीसरा, चौथा, एनोडीकरण। संक्षारण से बचने के लिए हम एनोडीकरण भी करते हैं। ये क्या है? जैसे बेटा आपने देखा होगा आपका जो जिंक है, एल्यूमिनियम है ना, मैग्नीशियम है। बेसिकली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करेंगे। ये धातुएं पड़े पड़े ही अपने ऊपर ऑक्सीजन की परत जमा लेती है। अब इस पे ये जो ऑक्सीजन की परत आई वो क्या करती है? फर्दर इसका ऑक्सीजन से जुड़ने को रोकती है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम पे पड़े पड़े उस पे ऑक्सीजन की परत जम गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब ये ऑक्सीजन की परत क्या करेगी? इस एल्यूमिनियम को संक्षारण होने से बचाएगी, उस पर और कोई परत जमे उससे बचाएगी, उसका जंग लगे उससे बचाएगी, ऑक्सीजन की फर्दर रिएक्शन को रोकेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम पर जो ऑक्सीजन की परत है उसको और मोटा करते हैं ताकि उसका संक्षारण ना हो सके, और इसी को कहा जाता है एनोडीकरण। धातु पर ऑक्सीजन की जो परत है, धातु पर जो ऑक्साइड की परत है, उसे और मोटी करना कैसे करते हैं? रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। इसी को कहा जाता है एनोडीकरण। तो ये आपका तीसरा चैप्टर था जो ओवरऑल कंप्लीट हो गया है ना। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके जरूर आएंगे। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।